2019 યુએસએ ના લોસ એન્જલસમાં તેમને ખાસ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવેલો આધ્યાત્મિક કલ્યાણના રાજદૂત તરીકે એમને સન્માનિત કરવામાં આવેલા અને ફિલિપાઇન્સની રાજકુમારી દ્વારા ધ ગ્લોબલ ઓર્ડર ઓફ ડિગ્નિટરીઝ નો ખિતાબ આપી એમને સન્માનિત કર્યા છે। એવા ઉષા દીદી આપણી સાથે છે ત્યારે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી એક વખત એમનું અભિવાદન કરીએ, સ્વાગત કરીએ અને મૂલ્યનિષ્ઠ શિક્ષણ પર એમના વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે આમંત્રણ આપું છું રાજયોગી બ્રહ્માકુમારી ઉષા દીદી। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी जगत नियंता पिता परमेश्वर को याद करते हुए आज के इस सभा में सभी सम्मानित भाई बहनें, आचार्यगण एवं प्यारे विद्यार्थी भाइयों बहनों, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आज का जो विषय चुना गया है बहुत ही उपयोगी महसूस होता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता वर्तमान समय में बहुत है कि जहाँ एक तरफ हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि दिनों दिन हर क्षेत्र के अंदर, खाली एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर नहीं लेकिन हर क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो मूल्य का ह्रास होने लगा है, एक गिरावट आती जा रही है और कहीं न कहीं वो बीज एक विद्यार्थी जीवन में ही डाला गया होता है, जिस कारण से ये मूल्यों का ह्रास होने लगा है। शायद उस वक्त हम अपने जीवन को या भविष्य को नहीं देख पाते हैं और इसीलिए सहज भाव से हम सोचते हैं कि ये तो होता है, चलता है। मूल्यों की गिरावट जिस तरह से विश्व भर में आ रही है, ये विश्व के अंदर भी खास करके अमेरिका के अंदर देखा जाता कि छोटे छोटे बच्चे आजकल हिंसक हथियार लेकर के स्कूलों में जाते हैं और वहाँ एक मास किलिंग होता है और जब वो छोटे बच्चे से अगर पूछा जाता है कि व्हाई डिड यू डू दिस, तो उसका जवाब होता है फॉर फन। उस समय साइकोलॉजिकल रिसर्च जरूर आरंभ होता है कि बच्चे ने ऐसा जवाब क्यों दिया, लेकिन मुख्य कारण यही सामने आता है कि जिस तरह की एक मूल्यनिष्ठ शिक्षा उनको आरंभ से ही मिलनी चाहिए, ये पारिवारिक जीवन के अंदर भी माता पिता को जिस तरह देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि विदेशों के अंदर माता पिता दोनों ही वर्किंग होते हैं या देखा गया सिंगल पेरेंटिंग होता है और सिंगल पेरेंटिंग होने के कारण भी जिस तरह का मूल्य उनको मिलना चाहिए वो मूल्य का सिंचन, वो संस्कारों का सिंचन नहीं हो पाता है, तब जाकर के ये हाल होने लगता है। खाली विदेशों की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वही पश्चिमी देशों का कल्चर भारत में आने लगा है और जब ये कल्चर भारत में आता है तो धीरे धीरे अभी तो
जागृति लाने की आवश्यकता है। अगर जागृति अभी भी नहीं आई तो पता नहीं आने वाले समय के अंदर किस तरह का समाज का निर्माण या किस तरह के एक व्यक्ति का निर्माण होगा, और वो समाज, वो दुनिया, वो विश्व कैसा होगा, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। देखा गया है कि इसका मुख्य कारण क्या है कि आज अगर साइकोलॉजिकली बच्चों के अंदर ये बातें आ रही है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो जो एनालिसिस हुआ है तो उस एनालिसिस में देखा गया कि कंपटीशन, कंपैरिजन और कंपैशन की भावना की कमी है। परिवार के अंदर ही दो बच्चे होते हैं या स्कूलों में भी जब कंपटीशन होती है तो हेल्दी कंपटीशन के बजाय जब कई बच्चे निम्न स्तर का कंपटीशन को अपनाने लगते हैं तब ये ईर्ष्या, द्वेष आदि की भावना जागृत होती है। मूल्य जीवन के अंदर नहीं होता है। दूसरा कारण जो का कंपैरिजन, बच्चों के बीच में कंपैरिजन जब माता पिता भी करने लगते हैं कि देखो इसका कितना अच्छा मार्क्स आया, तुम तो पहले से ही ऐसा है, और कुछ मोटिवेटिंग शब्द कहने के बजाय जब उनके उस आत्मसम्मान को हर्ट किया जाता है कंपैरिजन करके, देखो फलाने का बच्चा इतना अच्छा है, तुमने क्या किया, इसने ऐसा किया, तुमने क्या किया। तो इस प्रकार का जो कंपैरिजन है वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक ऐसी भावना को क्रिएट करता है कि वो रिवेंज या उसको नीचा दिखाने का हर प्रयत्न आरंभ करता है। और तीसरा जो कहा कि कंपैशन की भावना की कमी, जो हमारे कई धर्म पिताओं ने कंपैशन की बात की, महात्मा बुद्ध ने, कि दया धर्म का मूल है। दया ही मनुष्य जीवन के अंदर प्रथम है। आज वो चीज शायद पढ़ाई में भी मिसिंग हो रही है। बच्चे को हर बात के लिए तैयार किया जाता है लेकिन वो मूल्यों के लिए या समय नहीं है या उन्हें उस प्रकार की वो कहानियां, एग्जाम्पल्स नहीं दिए जाते हैं, और इसलिए कई बार बच्चे भी इग्नोर करने लगते हैं कि इसकी आवश्यकता हमारे जीवन के अंदर नहीं है। तो इसलिए जहां ये तीन सीज आते हैं, कंपैरिजन, कंपटीशन और कंपैशन की भावना की कमी, तो वहां देखा गया कि दिनों दिन व्यक्ति मूल्यनिष्ठ की ओर जाने के बजाय कहां से कहां पहुंच जाता है। दूसरा ये देखा गया है स्ट्रेस। स्ट्रेस हर लेवल पर बढ़ता जा रहा है। बच्चों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे और साथ में जो एक्टिविटीज होती है उसको लेकर के। तो इतना स्ट्रेस बिल्डअप होता है कि कई बार उस स्ट्रेस के साथ कोप अप करना बहुत मुश्किल होता है। तब जाकर के मूल्यों का ह्रास होना स्वाभाविक है। स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस माना जिस तरह अगर व्यक्ति के अंदर फिजिकल इम्यूनिटी ना हो या फिजिकल इम्यूनिटी जब क्षीण हो जाती है तो थोड़ा सा चेंज ऑफ वेदर होता है कि वो वातावरण का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है, सर्दी, जुकाम, बुखार आ जाता है। और इसीलिए अगर उस समय वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब यही कहेंगे कि भाई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाओगे।
कुछ एंटीबायोटिक दे देते हैं और मल्टीविटामिन दे देते हैं ताकि ज्यादा कमजोरी ना आए। ठीक इसी तरह स्ट्रेस माना क्या? स्ट्रेस माना जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो जाती है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति जब क्षीण हो जाती है, तो उस समय हर छोटी बड़ी बात मन के ऊपर एक दबाव ले आती है, एक प्रेशर क्रिएट करती है, और वो प्रेशर इतना हो जाता है कि उसको हैंडल कर पाना मुश्किल होता है। तब कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन तो निकलना है। अगर फिजिकल इम्यूनिटी कम है, चेंज ऑफ वेदर हुआ तो उसका भी बॉडी रिएक्ट करता है। तो जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो और थोड़ा भी जो व्यक्ति ने सोचा होता है, जैसा उसने सोचा होता है वैसा नहीं होता है, तो उसका भी इफेक्ट माइंड के ऊपर आता है और उसका जो प्रेशर बिल्डअप होता है, वो प्रेशर किस तरह से कहाँ रिलीज होना है मालूम नहीं। तो स्ट्रेस इज, किसी ने बहुत सुंदर उसको डिफाइन किया है कि स्ट्रेस क्या चीज है। स्ट्रेस एक ऐसा रिएक्शन है जो चेंज के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाता है, तब ये रिएक्शन निकलता है। और इसीलिए जब कोई भी चीज परिवर्तन की मांग करता है, तो ये बताता है कि हमें अपनी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति को विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उसको विकसित नहीं किया गया तो ये रिएक्शन किस रूप में निकलेगा मालूम नहीं है। तो हर जगह देखा गया कि स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण हो जाता है, क्योंकि आज व्यक्ति के ऊपर एक साइड से स्ट्रेस नहीं आता है, चारों ओर से स्ट्रेस आ जाता है। व्यक्ति बीच में है। एक स्ट्रेस है उसके ऊपर पास्ट का, पास्ट की कुछ घटनाएं ऐसी है जिसको भुलाना चाहते हुए भी भुला नहीं पाता है, वो बार बार याद आती है, और जितनी बार वो याद आती है एक प्रेशर क्रिएट करती जाती है। दूसरा प्रेशर है फ्यूचर का। फ्यूचर जब इनसिक्योर महसूस होने लगता है, सिक्योरिटी नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, अनेक प्रकार के ऐसे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वो नेगेटिव थॉट्स भी एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट करता है। और तीसरा और चौथा प्रेशर वर्तमान का है। वर्तमान का कौन सा प्रेशर है? एक तो बाह्य परिस्थितियों का, अनेक प्रकार की चैलेंजेस का, और उन चैलेंजेस के साथ कोप अप करना, वो भी एक प्रेशर है। परिस्थितियां, समस्याएं जिस प्रकार व्यक्ति के सामने आती है, उसका भी एक प्रेशर है। और चौथा प्रेशर भीतर से है। बाहर से जो आता है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन चौथा प्रेशर जो है भीतर से है। भीतर से कौन सा है? भीतर से है माय ओन नेगेटिव थॉट्स। और ये नहीं कि एक विचार आया और छूट गया, बस विचारों की एक सीरीज क्रिएट होती है, वन आफ्टर द अदर। इतने विचार, नेगेटिव थॉट्स जब आरंभ हो जाते हैं, कंट्रोल से बाहर होने लगते हैं, ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है। अब ये चारों प्रकार के प्रेशर के बीच में इंसान फंस जाता है। तो इसलिए कहा कि पास्ट का प्रेशर, फ्यूचर का प्रेशर, वर्तमान के दो प्रेशर, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये चारों प्रेशर जब इकट्ठे होते हैं और उसके साथ जो कोप अप करने की ताकत होनी चाहिए, मेंटल कैपेसिटी, स्पिरिचुअल कैपेसिटी जो होनी चाहिए, वो नहीं है। और जब वो नहीं है तो उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। स्ट्रेस है हमारे जीवन में, ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, उसका प्रमाण है छोटी छोटी बातों में।
चिड़चिड़ापन आना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, छोटी छोटी बातों में टेंशन होना, गलतफहमी आ जाना, ये सारे लक्षण है कि माइंड ने रिएक्ट करना शुरू किया है, ये बताने का प्रयत्न कर रहा है कि इम्यूनिटी क्षीण हो रही है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी क्षीण हो रही है। वी हैव टू डू समथिंग, परंतु उसकी जागृति नहीं है, क्या करना चाहिए वो मालूम नहीं है। और इसीलिए एक ऐसे साइकिल के अंदर हम घुस जाते हैं कि जिसमें से बाहर निकलना बहुत कठिन है। और खाली कठिन है इतना नहीं, लेकिन स्वयं को हैंडल कर पाना भी बहुत मुश्किल है। मुझे बोर्ड मिल सकता है तो मैं थोड़ा डायग्राम लगा करके दिखा सकती हूँ। व्हाइट बोर्ड भी चल। भावार्थ ये है कि आज जब व्यक्ति के जीवन में ये अनेक प्रकार के प्रेशर्स आते हैं और जब वो खुद को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अलग निकलते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? आज एक सिंपल उदाहरण देती हूँ कि हमारे मन के अंदर जितने भी विचार चलते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि व्यक्ति अगर कम से कम गति से भी सोचे तो भी 1 मिनट में 25 से 30 विचार क्रिएट होते हैं। सोचने की बात है, 1 मिनट में 25 से 30 विचार आते हैं। अगर 24 घंटे के विचारों को इकट्ठा किया जाए तो कितने विचार होंगे? असंख्य, असंख्य। और एक दिन के ही विचारों को लिया जाए, उसको क्लासिफाई कर दिया जाए तो हर व्यक्ति के मन में 4 प्रकार के विचार आते हैं। पहले प्रकार के विचार है जिसको कहा जाता है पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार, मूल्यों के आधार पर विचार। दूसरे प्रकार के विचार है नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, कोई ना कोई विकृति को लेकर के विचार। तीसरे प्रकार के विचार है नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक विचार, आज यहाँ जाना है, कार्य करना है, कराना है, कर्म से संबंधित विचार। और चौथे प्रकार के विचार है फालतू विचार, वेस्ट थॉट्स। जब कुछ सोचने लिए नहीं होता है तो बीती हुई बातों को सोचने लगते हैं, बीती हुई घटनाओं को याद करते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। हाँ, बीती हुई बातों से सीख ले और जीवन में आगे बढ़े, बाकी उसी को सोचते रहने से, रिग्रेट करते रहने से तो कोई फायदा नहीं है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए कहा ये 4 प्रकार के विचार हर एक व्यक्ति के मन में एक दिन में आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट। थोड़ा सा अगर वर्तमान समय को देखा जाए, जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में अधिकतर विचार कौन से होते हैं आउट ऑफ द 4? क्या कहेंगे? ज्यादातर विचार कौन से होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, वेस्ट। क्या कहेंगे? कौन से विचार ज्यादा होते हैं? हा? हा? थोड़ा जोर से बोले। ज्यादातर विचार कौन से आते हैं? नेगेटिव। दूसरे नंबर पर वेस्ट। पॉजिटिव विचार ना के बराबर, ना के बराबर। आज मनुष्य भगवान को भी याद करता है ना, तो वहां भी स्वार्थ होता है। ये प्रभु मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स जरूर आ जाने चाहिए, इतना चढ़ावा चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना? तो भगवान को भी बिना स्वार्थ के याद नहीं किया जाता है।
जब भगवान के साथ भी हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं रही तो इंसानों के साथ तो क्या होगा? सोचने की बात है। अगर नेगेटिव विचार ज्यादा है तो नेगेटिव विचार करने के बाद कभी खुशी का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा? कभी नहीं होता है। नेगेटिव विचार से पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं आएगा। अगर मुझे जीवन में खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह की आवश्यकता है तो उसके लिए विचारों की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? विचारों की क्वालिटी भी वैसी होनी चाहिए। अच्छा, जो इतने सारे विचार हमारे मन के अंदर आते हैं उसका स्टिमुलेशन कहां से है? कभी सोचा कि विचारों का स्टिमुलेशन कहां से होता है? What triggers our thoughts? हमारे विचारों का ट्रिगर कहां है? कहां? क्योंकि जैसा व्यक्ति सोचेगा, जिस क्वालिटी के विचार होंगे वैसा ही उसका दृष्टिकोण बनेगा, परसेप्शन बनेगा, वैसा ही उसका एटीट्यूड होगा और वैसा ही उसका बिहेवियर होगा, वैसी ही उसकी पर्सनालिटी होगी। इसीलिए सिखाया जाता है वॉच आउट फॉर योर थॉट्स एज दे बिकम योर फीलिंग्स एंड वॉच आउट फॉर द फीलिंग्स बिकॉज दैट बिकम्स योर perception, attitude, behavior and a complete personality. तो विचार जो क्रिएट होते हैं उसका ट्रिगर कहां? क्योंकि अगर मुझे अपने विचारों की क्वालिटी को चेंज करना है तो ट्रिगर कहां से हो रहा है उसको समझना आवश्यक है। कहां है ट्रिगर? क्या समझते हैं आप? वो ट्रिगर है मेमोरी में। मेमोरी में ट्रिगर है। कैसे? उसी का मैं वो डायग्राम दिखाना चाहती थी कि कैसे मेमोरी से ट्रिगर होते हैं विचार। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। एक दिन मैं बाजार में जा रही थी और मैंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति रास्ते के किनारे किनारे चल रहा था, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, वो चल रहा था शांति से। अचानक एक गली से कुत्ता दौड़ के आता है और जोर से उस बुजुर्ग को पीछे से काट देता है। वो गिर जाता है, लोग इकट्ठे हो गए, किसी ने उस कुत्ते को पकड़ करके बांध दिया ताकि और किसी को काटे नहीं। कुछ लोगों ने उस बुजुर्ग को रिक्शा में बिठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया जहां उनको 14 इंजेक्शन लेने पड़े। ये दृश्य मैंने देखा और वो दृश्य मेरी मेमोरी में जाकर रजिस्टर हो गया अननोइंगली। मुझे पता नहीं है लेकिन रजिस्टर हो गया। कुछ दिनों के बाद मैं फिर से बाजार जा रही थी, किसी ने अचानक पीछे से आवाज लगाई, मेरा नाम पुकारा। मैंने मुड़ करके पीछे देखा तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे पीछे कुत्ता चल रहा है। अब क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा? कुत्ते को देखते ही क्या होगा? कहीं काटे नहीं, है ना? वो मेमोरी से वो ट्रिगर हो जाता है। वो बुजुर्ग इतना शांति से जा रहा था और उसको काट दिया। तो मैं कुछ ना कुछ साधन ढूंढती हूँ कि उस कुत्ते को मैं हटाऊं, भगाऊं, या सोचती हूँ मैं दौड़ती हूँ। अगर मैं दौड़ूंगी तो कुत्ता क्या करेगा? वो भी दौड़ेगा और डर लगता है मुझे। आखिर घर पहुंच जाती हूँ। फिर थोड़े दिन के बाद मैं एक फ्रेंड के यहाँ जाती हूँ और वो फ्रेंड अपने घर में पालतू कुत्ता ले आया।
और गेट पर एक निशान लगा दिया, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। अब मैं क्या करूंगी, सीधा जाऊंगी अंदर? मैं उसको फोन करती हूँ कि देख मेरे को आना है आपके घर में, कुत्ते को बांध दो पहले। उसने कहा ये पालतू कुत्ता है, कुछ नहीं करता है। तो मैंने क्या कहा, नहीं नहीं इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं होता है, तो बांध दो ना। ठीक है, उसने कहा तुझे मेरे पर विश्वास है ना, आ जाओ, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, उस पर विश्वास करके मैं अंदर जाती। अंदर जाने के बाद वो कुत्ता क्या करेगा, भौंकेगा नया व्यक्ति देख करके। उसने कहा बी क्वाइट, और सचमुच चुप हो गया। वो बड़ा आज्ञाकारी था, चुप हो गया। उसके बाद जहां जहां मैं घर में जाती हूँ वो कुत्ता मेरे पीछे पीछे चलता है। खड़ी रहती हूँ तो वहां वो मेरे पैरों को सूंघने आता है, और जैसे उसका पैर उसका नाक मेरे पैर को टच होता है कि क्या होता है, जोर से एक रिएक्शन आता है। कहीं लात मार देती हूँ मैं उस कुत्ते को ही, या मैं उस फ्रेंड को कहती हूँ भाई बांध देना, तुम मेरे को डर लगता है इसका। फ्रेंड मुझे कहते हैं पहले तो तुझे कुत्ते अच्छे लगते थे, अब क्या हो गया? अब वो मेमोरी से फिर से मैं विचार बाहर ले आती हूँ। अरे उस दिन मैं बाजार में गई, वो बुजुर्ग एक शांति से चल रहा था, वो कुत्ता आकर के उसको काट दिया, कितना बेचारा को दर्द हुआ। इस सारा मैंने देखा। मैं बार बार उसका वर्णन करती हूँ, बार बार उसको रिकलेक्ट करती हूँ मेमोरी के अंदर, और मेरे विचारों की क्वालिटी कुत्ते के प्रति नेगेटिव हो गई। तो नेगेटिव विचार क्यों आया? कहीं ना कहीं मेमोरी में कुछ ऐसी स्टोरेज है जो हमारे विचार को ट्रिगर करता रहता है। अच्छा, उसके बाद जो है ये खाली कुत्तों के साथ होता है ऐसे नहीं है, यही इंसानों के साथ होता है। मैं एक बहुत पीसफुली अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, और अचानक एक अंकल आते हैं। उसने जब देखा मैं कुछ काम कर रही हूँ, उसने पूछा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ये प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है करने के। उसने इधर उधर की बातें पूछा, कैसे है सभी, क्या है, ठीक है। पूछने के बाद उसने कहा कि आप फलाने व्यक्ति को जानते हो, मिस्टर ए को जानते हो? मैंने कहा बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत हेल्पिंग नेचर वाला व्यक्ति है। जैसे ये बात कही उसने कहा मैंने भी यही समझा था, लेकिन अब जैसे ही लेकिन कहा आई वॉन्ट इंफॉर्मेशन। क्या हुआ? अब उसने एक कहानी शेयर किया कि मैंने भी समझा था कि बड़ा हेल्पिंग नेचर वाला व्यक्ति है, और इसलिए मैंने उसकी हेल्प लिया। हेल्प लेने के बाद पता चला कि उसके इंटेंशंस तो कितने स्वार्थी थे, वो कैसा व्यक्ति है, सारा उसने अपना रूप रंग दिखाना चालू किया। ये सब बातें शेयर करने के बाद वो चला जाता है। कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद मिस्टर ए मेरे पास आता है। हेलो, हाय, कैसे हो, क्या चल रहा है, आदि आदि पूछा। उसके बाद वो टेबल पर जो प्रोजेक्ट था वो देखकर कहा क्या क्या चल रहा है? मैंने कहा बस एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। उसने कहा मैं मदद करूं? आई एम फ्री, मैं मदद कर सकता। अब मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या होगा? एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। वन इंफॉर्मेशन
जो मेमोरी में रजिस्टर हुआ, वन नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट मिस्टर ए रजिस्टर जैसे ही होता है मेमोरी के अंदर, और वो व्यक्ति सामने आ जाए और वो ऑफर करता है अपनी हेल्प को, मैं कहती हूँ कोई ना कोई बहाना कर देती हूँ, नहीं अभी मूड नहीं है, अभी ये नहीं है, चलो बैठ के बातें करते हैं, ऐसे करके मैं उसको वहां से हटा देती हूँ। चाय पिएंगे, ये पिएंगे करके थोड़ी देर के बाद फिर से वो उस टॉपिक पर आता है, लेकिन क्या प्रोजेक्ट है मेरे को बताओ तो सही। फिर मैं कोई ना कोई बात चेंज करके उसको और बातों में लगा देती हूँ, ताकि वो उस विषय में के बारे में पूछे ही नहीं। क्योंकि अभी जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है एक फ्रेंड के द्वारा कि वो उसके इंटेंशंस बहुत मीन है, बहुत स्वार्थी है, तो आई डोंट वांट टू बी अ कल्प्रिट ऑफ इट। तो इसीलिए मैं फिर उसको बात को चेंज कर देती हूँ। अब वो व्यक्ति कहता है लगता है आप बदल गए। हम कहेंगे क्या बदलेंगे, क्या बदलेंगे? उसने कहा नहीं पहले जैसे नहीं रहे आप। मैं कहती हूँ नहीं कुछ नहीं बदला है, वही है हम, जबकि मेरे अंदर सब कुछ बदल गया है। उस व्यक्ति के प्रति मेरी विचारधारा बदल गई है, मेरा परसेप्शन बदल गया है, मेरा एटीट्यूड बदल गया है, मेरा बिहेवियर बदल गया है। सब कुछ बदलने के बाद भी हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया है एक इंफॉर्मेशन से। सोचो सारे दिन में हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है, और इतनी इंफॉर्मेशन में कितनी पॉजिटिव होती है, कितनी नेगेटिव होती है। क्या समझते हो मैक्सिमम कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? क्या समझेंगे, क्या कहेंगे? मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? नेगेटिव ज्यादा होती है। तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन ज्यादा होने के कारण हमारा जो इंटरनल साइकिल चल रहा है वो कैसा चल रहा है, और जिस क्वालिटी के इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर है वैसी क्वालिटी का थॉट्स क्रिएट होते हैं। जैसे मेरे थॉट्स होते हैं वैसा मेरा परसेप्शन बनता है, मेरा दृष्टिकोण। मैं उसी नजरिए से उस व्यक्ति को देखना आरंभ करती हूँ। जैसा मेरा परसेप्शन होता है वैसा मेरा एटीट्यूड, मेरे मनोवृत्ति उस व्यक्ति के प्रति वैसी बनती है नेगेटिव, और जैसा मेरा एटीट्यूड है वैसा मेरा बिहेवियर बनने लगता है, उसके साथ का मेरा व्यवहार वैसे बनना लगता है, और वैसी मेरी पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। राइट? और वो जो पर्सनैलिटी क्रिएट हुई वो कहीं ना कहीं रीइंफोर्स करती है उस मेमोरी को। तो इंफॉर्मेशन बाहर से आती है, मेमोरी में रजिस्टर होती है, ये पूरी साइकिल चेंज होने लगती है। एक इंफॉर्मेशन जो नेगेटिव, या बार बार कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन किसी के लिए भी दे रहा है, वो यहाँ रजिस्टर हो रहा है, और ये साइकिल जो मेरा पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया। अब इस साइकिल को मुझे तोड़ना है, चेंज करना है, तो कहां से तोड़ेंगे? एनीबॉडी? कहां से तोड़ेंगे? मेमोरी से। कैसे तोड़ेंगे? मेमोरी से। चला गया है ना, वो तो रजिस्टर हो गया, वहां से कैसे तोड़ेंगे? उसको इरेज कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे? है कोई बटन डिलीट करने वाला? मेमोरी को इरेज कैसे करेंगे? बाय पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। अब पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? क्योंकि जो आता है, हर एक के पास आज के युग में कुछ ना कुछ नेगेटिव इनपुट्स ही ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव इनपुट्स तो बहुत कम होते हैं। न्यूज़पेपर देखो, मैक्सिमम कौन से इनपुट मिलेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव। टेलीविजन पर आप समाचार देखो या और कुछ देखो, कौन से मिलेंगे आपको?
नेगेटिव। यूट्यूब पर आप देखो कौन से सोशल मीडिया में कौन से सर्कुलेशन ज्यादा होता है, कौन से व्यूअर्स ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो चारों तरफ हम कहां से घिरे हुए हैं, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, और न चाहते हुए भी लोग आकर के शेयर करके या देख करके उसको रजिस्टर कर लेते हैं। और इतना ये सूक्ष्म है कि वी आर नॉट इवन अवेयर कि यहाँ रजिस्टर हो गया है। उसके लिए अगर हमें ये साइकिल को तोड़ना है तो यहाँ एक फिल्टर लगाने की जरूरत है। और फिल्टर कौन सा है? फिल्टर है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी की आज संसार में आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वही एकमात्र स्रोत है जहां से हमें पॉजिटिव इनपुट्स मिले। वो हमें फिल्टर प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, किस तरह का फिल्टर हमें लगाना है मैं आपको बताती हूं। कि जैसे स्कूल में ब्लॉटिंग पेपर होता है, आप जैसे स्याही अगर डालेंगे, ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एक बार सारा ब्लॉटिंग पेपर सैचुरेट हो गया, सैचुरेट होने के बाद आप कितना भी दूसरा कलर डालो, क्या भी डालो, वो एब्जॉर्ब करेगा? करेगा? नहीं करेगा। ठीक इसी तरह जब हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, और फ्रेश होते ही हम एक फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर अपना सामने ले आते हैं अननोइंगली, लेकिन वो मेमोरी के अंदर एक फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर आ जाता है। अब सुबह से लेकर के जो इंफॉर्मेशन आपको मैक्सिमम मिलती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो रजिस्टर हो जाता है सारा। उसके बाद आप कितना भी पॉजिटिव भी डालो तो भी रजिस्टर नहीं होगा। डिपेंड्स कि सुबह सुबह हमने ये मेमोरी रूपी ब्लॉटिंग पेपर में कौन सा इनपुट दिया है। क्योंकि कहा जाता है जैसा इनपुट वैसा प्रोसेस वैसा आउटपुट बिहेवियर में। अगर इनपुट नेगेटिव है तो प्रोसेसिंग जो हो रहा है वो नेगेटिव है, आउटपुट नेगेटिव है, राइट? अब जो फिल्टर लगाने की बात करती हूँ वो ये है कि सुबह सुबह आप जब उठते हो, उठने के बाद जब फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर आपका आ गया माइंड के स्क्रीन पर, तो उस समय चूज, यू हैव द चॉइस, यू हैव द चॉइस कि कौन सा इनपुट आप चूज करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कॉन्शियसली चूज पॉजिटिव। जितना आप ये ब्लॉटिंग पेपर को पॉजिटिव इनपुट देंगे उतना क्या हो जाएगा? वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई नेगेटिव भी डालता है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। दैट विल रिमेन जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन, इट विल नॉट गेट रजिस्टर्ड इन योर माइंड। इसलिए सुबह सुबह ये फिल्टर लगाना जरूरी है। पॉजिटिव थॉट्स, आजकल तो आपके पास मोबाइल है, सुबह सुबह आपको कितने लोग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं। आप देखेंगे कि वो गुड मॉर्निंग मैसेजेस दे हैव देयर कोर इन स्पिरिचुअलिटी। उनके जो रूट्स है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है, तभी वो गुड मॉर्निंग मैसेजेस बनते हैं जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी कभी कभी सिद्ध होते हैं। तो अपने मेमोरी को, उस मैसेज को, वो पॉजिटिव मैसेज से उसको एम्पावर करो और एम्पावर करके उसके ऊपर चिंतन करो। लेट दैट बी अब्सॉर्ब इन योर मेमोरी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी सिस्टम को कोई चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज यू हैव एम्पावर्ड योरसेल्फ, यू हैव एम्पावर्ड योरसेल्फ। और जब आपका वो साइकिल आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, तो आपका आउटपुट पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव होगा नहीं। तो इस तरह से
इस साइकिल को हम चेंज कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो एक दूसरा साइकिल मैं आपको बताती हूँ कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब भी जीवन के अंदर कोई घटना आई, एनी इवेंट, एनी सिचुएशन, एनी प्रॉब्लम, जब भी ये घटना घटती है हमारे जीवन में, या जीवन में घटना आई समस्या के रूप में, प्रॉब्लम्स के रूप में, चैलेंजेस के रूप में, दैट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। वो हमें क्या, हमसे क्या मांगता है? इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। एनी इवेंट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडिविजुअल। इंसान से कोई प्रॉब्लम आया तो वो हमसे एक प्रत्युत्तर मांगता है कि अब हम कैसे रिएक्ट करेंगे या प्रोएक्टिव होकर के उसको हैंडल करें। पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स हमसे डिमांड करता है। परिस्थिति आई, समस्या आई, इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडिविजुअल। अब ये जो रिस्पॉन्स निकलता है, मानो कि ये घटना को देखकर आपको गुस्सा आया तो नेगेटिव रिस्पॉन्स निकला। अब ये नेगेटिव रिस्पॉन्स जो निकला वो कहां से निकलेगा? वो कहां से निकलेगा? इट कम्स आउट थ्रू द बिहेवियर। बिहेवियर से बाहर निकलता है। जो गुस्सा निकला, परिस्थिति आई, गुस्सा निकला, और वो गुस्सा हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, बिहेवियर से निकलता है, तो बिहेवियर नेगेटिव हो जाता है। अब ये बिहेवियर जो नेगेटिव बिहेवियर है, ये बिहेवियर जाकर के इस घटना में, इस परिस्थिति में शामिल होता है। ये बिहेवियर जो है इस घटना में जाकर के शामिल हो जाता है। इट फीड्स इनटू द इवेंट, इट फीड्स इनटू द इवेंट। अब ये घटना उलझेगी या सुलझेगी? क्या होगा? समझो ये प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को देखकर आपको गुस्सा आया। अब ये गुस्सा कहां से निकला? बिहेवियर से निकला। आपने बहुत जोर से गुस्सा किया। अब ये गुस्से वाला व्यवहार इट फीड्स इनटू द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम उलझेगा या सुलझेगा? उलझेगा, सुलझा तो नहीं। अब जब उलझा, सुलझा नहीं, सो अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। और ज्यादा गुस्सा आया, इतनी बात भी समझ में नहीं आती है, और ज्यादा गुस्सा यहां से निकला, दैट अगेन फीड्स इनटू द प्रॉब्लम। क्या होगा? और उलझता जाएगा, उलझता जाएगा, जिसके लिए कहा जाता है कि प्रॉब्लम पहले छोटा था, राई जितना था, टर्निंग into mountains। प्रॉब्लम पहले छोटा सा था, बड़ा पहाड़ जैसा बन गया। किसने बनाया? किसने बनाया? हमने बनाया। क्यों? क्योंकि रिस्पांस देना नहीं आया। और इस तरह से ये नेगेटिव जब हो गया, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वकील रखना पड़ता है। प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वकील चाहिए या किसी और व्यक्ति चाहिए जिसको सुलझा के दो आप हमारी उलझन को। टर्निंग मोलहिल्स इनटू माउंटेन्स, जो कहा जाता, प्रॉब्लम छोटा था, पहाड़ जैसा हो गया। तो मोलहिल इनटू माउंटेन किसने बनाया? हमने बनाया। लेकिन हम उसको कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि हमने बनाया। अब जब ये बहुत बड़ा हो गया, उसको सुलझाने के लिए वकील रखना पड़ा। सारा टाइम, मनी, उसको सुलझाने के लिए टाइम, मनी, एनर्जी
और रिसोर्सेस, ये चारों लगाना पड़ता है इसको सुलझाने के लिए। और उस समय जब किसी को हम कहे भाई चलेंगे कहीं पर जाना है, चलेंगे, क्या कहेंगे? अभी टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। कहाँ जा रहा है टाइम? वो कहना चाहता है कि मैंने बहुत सारी बातें इतनी उलझा के रखी हुई है, उसको सुलझाने में मैं लगा हुआ हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। और ये सारा लगाने के बाद भी क्या ये सुलझेगा? उसके बाद व्यक्ति सोचता है शांति से बैठ करके कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे हो गया, इतना तो बड़ा था नहीं, कैसे हो गया? फिर उसको महसूस होता है कि पहली बार जब मैंने गुस्सा किया ना, थोड़ा शांति से, प्रेम से अगर मैं व्यवहार करता था तो शायद आज ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होता था। महसूस कर लिया कि पहली बार जब वो प्रॉब्लम आया, थोड़ा शांति से, प्रेम से उसको हैंडल किया होता तो आज इतना बड़ा नहीं हो जाता। लेकिन अब शांति से, प्रेम से बात कर सकेंगे? कर सकेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो बीच में आता है। कोई भी कहेगा अब आया ना ठिकाने, ऊंट पहाड़ के नीचे आया ना, इसलिए अब ईगो बीच में आता है। अब शांति से बात नहीं होती है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। So turning molehills into mountains, या turning mountains into molehills, it is based on our response. एक कैसा रिस्पॉन्स हम देते हैं उसी के आधार पर। तो जब भी कोई घटना आए तो क्या करना चाहिए? थोड़ा पहले शांति से, प्रेम से हैंडल करके देखो। शायद फर्स्ट राउंड में सुलझ जाए, इतना उलझेगा नहीं, सुलझ जाएगा। ट्राई करके देखो, क्योंकि ये लाइफ है और इसीलिए ये लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है कि आज अगर मूल्यनिष्ठ शिक्षा नहीं है जीवन के अंदर, या मूल्यों की कमी है, हर इंसान क्या चाहता है? हर इंसान जीवन के अंदर सफलता चाहता है। एवरीबडी वांट सक्सेस इन देयर लाइफ। कोई ऐसा है जो कहेगा मुझे सक्सेस नहीं चाहिए? है कोई ऐसा? एवरीबडी वांट सक्सेस। आप सबको क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। अब सक्सेस ये मंजिल है जो मैंने चुनी अपने लिए कि मुझे वहां तक पहुंचना है, लेकिन मैंने सीढ़ी जो लिया, मैंने जो सीढ़ी लिया वो बहुत कमजोर है। आधे में ही कहीं टूट न जाए उसका डर है। एक एक कदम बढ़ाते हुए तो उस मंजिल पर पहुंचेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है मंजिल का, उस पर भी पहुंचेंगे। फर्स्ट लेवल जो है उस पर भी पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते। इसलिए मुझे आधार मजबूत चाहिए। तो जीवन के अंदर भी दो ऑप्शन है। एक है कमजोर सीढ़ी, कमजोरियों की, बुराइयों की, और दूसरी है मजबूत सीढ़ी, वैल्यूज की। कौन सी लेनी चाहिए? कौन सी लेनी चाहिए? सक्सेसफुल होना है, उस पहली मंजिल पर भी पहुंचना है, तो आधार तो मजबूत चाहिए कि नहीं? और मजबूत आधार वैल्यूज से ही प्राप्त होगा, कमजोरियों से कभी प्राप्त होने वाला नहीं। वो तो बीच में ही हमें तोड़ के रख देगा। वहां से दूसरे लेवल पर अगर जाना है तो भी मुझे मजबूत आधार ही चाहिए, और हमेशा रिस्पॉन्स पॉजिटिव होना चाहिए। आजकल ये जागृति जरूर आई है, बी पॉजिटिव। आजकल छोटे बच्चे भी माँ बाप से कहने लगे हैं क्यों गुस्सा करते हो, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव कहते हैं ना। लेकिन ये दूसरों को सलाह देने तक बहुत अच्छा है। कोई फ्रेंड अगर बहुत रिएक्ट करता है, उसको हम बहुत अच्छी सलाह देते हैं, बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा, कहते हैं ना, फ्रेंड्स को सलाह देते हैं ना। लेकिन मान लो कि ऐसी ही कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है
और हम जब रिएक्टिव हो जाते हैं और वो हमें याद दिलाता है कि हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे, अब तेरा क्या हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है। तेरे केस में आज भी हम कहेंगे तुम रिएक्टिव था, मेरा तो केस ही अलग है। आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल, है नेगेटिव, लेकिन कहता क्या है, आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। तो इसीलिए जीवन के अंदर ये सलाह किसी को देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो हम भी पॉजिटिव रहते हैं नहीं रहते, क्योंकि हमने उस अनुसार अपने ब्लॉटिंग पेपर में वो पॉजिटिविटी फीड ही नहीं किया है। जो वो पॉजिटिविटी निकले समय पर, इसीलिए निकलती है। इसीलिए आज भले लोग कहते हैं मूल्यों की कमी हो गई, मूल्यों की कमी हो गई, मूल्यों की कमी की बात नहीं है। आजकल की जनरेशन बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। पहले के लोग हम देखते थे, पहले के लोग अगर खा करके बाहर गाड़ी में से बाहर फेंक देते थे, आजकल का बच्चा मना करता है, क्यों डालते हैं बाहर, नहीं डालो, एक ट्रैश बैग रखो कार, उसमें डालो। कोई अगर कहता है तुम झूठ बोल दो ये बात के लिए, कहेंगे क्यों झूठ बोल दो। तो आजकल का जनरेशन बहुत समझदार है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी समझदारी का गैर उपयोग होने लगता है। इसीलिए जो कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं फिर वो सही नहीं होते। तो इसीलिए आप सभी जो आने वाला कल है, जो आज आप लोगों के वैल्यूज है बहुत अच्छे हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। हम यही शुभ भावना रखेंगे कि आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, आप अपनी वैल्यूज को बढ़ाते चलो और स्पिरिचुअलिटी से पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर लेते जाओ। जितनी आप पॉजिटिव ऊर्जा के साथ काम करेंगे, उतना ही आपको जो रिटर्न लाइफ देगा वो बहुत अच्छा देगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। कोई क्वेश्चन હોય આ સંદર્ભે તો તમારું આમંત્રણ છે। કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો હેઝિટેટ થયા વિના કરી શકો છો। વિદ્યાર્થીઓ તેમજ પરિવારમાંથી પણ પઠાણ અનમનો પ્રશ્ન છે। ગુસ્સા ઉપર કંટ્રોલ કઈ રીતે રાખવાનું? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि गुस्से पर कंट्रोल कैसे रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा तो सबके लिए है। गुस्से को क्या कहेंगे, ताकत कहेंगे, कमजोरी कहेंगे? कमजोरी कहेंगे। ये कमजोरी किसकी है, शरीर की या आत्मा की? आत्मा की। जिस तरह शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए वैसा खुराक, नरिशमेंट देना आवश्यक है, इसी तरह जो कमजोरी आत्मा की है तो आत्मा को भी वैसा नरिशमेंट। आत्मा का नरिशमेंट क्या है? अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट्स। जितना आप पॉजिटिव थॉट्स का नरिशमेंट देते जाएंगे, उतना धीरे धीरे ये एक कमजोरी नहीं, कोई भी और कमजोरी है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो प्रॉपर नरिशमेंट देने की आवश्यकता है। विचारों को अच्छे विचारों से नरिश करने की, मेमोरी को अच्छे विचारों से नरिश करने की जरूरत है, तब आपका गुस्सा कम होने लगेगा। इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि आज सोचा माना कल से गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ताकत अंदर में आती जाएगी, सोल पावर आपका बढ़ता जाएगा, तो सोल पावर बढ़ने से ही आपका गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चंस? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। नमस्कार दीदी, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी अब वैल्यू एजुकेशन को इंक्लूड किया है, और ये हमारा बेसिक होता है कि हमारे बच्चों में भी ये वैल्यू आए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अब हम ज़्यादातर ये फेस करते हैं कि बहुत सारे लोग, पूरे के पूरा फैमिली, हमारा यंगस्टर्स है, वो सुसाइड टेंडेंसी पर चला जाता है। तो क्या कारण है और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं उनके साथ? क्योंकि
कोई फैमिली पूरा सुसाइड करता है, हमारा कोई बच्चा घर में से ऐसा करता है कोई छोटी छोटी बात के लिए, तो पूरा फैमिली पूरी लाइफ सफ़र करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? जिस तरह से बहन ने गुस्से की बात पूछी, इस तरह से आत्मविश्वास की कमी, विल पावर की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, और ये जैसे कहा अपने बच्चों के अंदर दिखाई देने लगी है। पढ़ाई करते हैं, सब तैयार वेल प्रिपेयर्ड जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जैसे ही पेपर देखते हैं उस समय ब्लैंक हो जाए। तो आत्मविश्वास की कमी होने के कारण जो है फिर उनको कुछ सूझता नहीं है, और जैसे मैंने कहा जो इतना फीडिंग नेगेटिव हुआ है मेमोरी के अंदर, तो वो वही रास्ता अपनाने का प्रयत्न करता है। तो इसीलिए अपने बच्चों को भी एम्पावर करने की आवश्यकता है। पॉजिटिव बातें, उसके अंदर हिम्मत, उमंग, उत्साह, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए भी उसको निश्चित कर दो कि भाई तुझे इतना मार्क्स लाना ही है, ये प्रेशर नहीं डालो, कोई भी चीज़ का प्रेशर नहीं होगा, लेट हिम बी फ्री, है ना। अरे जो कुछ होगा उसके लिए वी आर रेडी टू फेस, मिल करके। तो इस तरह के जब उसको एक मोटिवेटिंग शब्द मिलते हैं तो उसका फियर कम हो जाता है, वो एग्जामिनेशन मार्क्स का प्रेशर कम हो जाता है। तो जरूर है कि वो बच्चा भूलेगा नहीं, ब्लैंक नहीं होगा, प्रेशर के कारण ही वो ब्लैंक हो रहा है। आत्मविश्वास के इसीलिए उसको पॉजिटिव बातों से फीड करते जाओ। पहले के ज़माने में जब छोटे बच्चे होते थे तब से लेकर के घर में नाना नानी दादा दादी कहानियाँ सुना करके मोटिवेट करते थे। आज कहीं ना कहीं बच्चों को वो मिस हो रहा है कि ऐसी मोटिवेटिंग कहानियाँ नहीं मिलती है बचपन में ही। तो उस कारण से उनको जो एक्सपोजर मिला वो सोशल मीडिया का ही मिला, और वो सोशल मीडिया में क्या देख रहा है मालूम नहीं, इतनी नेगेटिव बातों से वो अपने दिमाग को भर लेता, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये नमस्ते दीदी, उषा दीदी। उषा मतलब सुबह, पहली जो किरण होती है उषा और संध्या, डॉन एंड डस्क, और दूसरा श्वेत रंग, जाने वाली पीनारा, विपक्योर। आप देखते हैं कि सभी रंगों का जो मिश्रण है वो सफ़ेद, और सफ़ेद से ही सभी रंग बने हैं। तो वैसे ही उनकी बातें हैं जो यहाँ पे विशेष करके एक बात कह दूँ, मैं अपना अभिप्राय देने आया हूँ सभी के बिहाफ पे। तो ये जो है ओम शांति कोई एक धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं है, ये विचार है सभी के लिए, किसी भी धर्म के व्यक्ति इसे ले सकते हैं। और खास करके उन्होंने जो बातें कही वो, जैसे वो श्वेत वस्त्र में है, लेकिन हम सभी शिक्षक गण और आप शैक्षणिक संस्था में हैं, वो अलग अलग रंगों में भी बच्चों आपको ये क्लास में बातें कहते ही हैं, अलग अलग, पूरा एक सेशन नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या लगता है, पेलो गुजराती में कहवाय ने कि पारकी माँ कान विधे, एवं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आपको ऐसा लगता है। लेकिन ये टीचर्स भी थोड़ी थोड़ी बातें ये सारी कही हैं आपको कहीं ना कहीं। तो आप अभी क्या जो दीदी ने बताया, किसी ने प्रश्न किया, तो जो मोबाइल या जो आज के युग में जो, तो आप ये देखिए कि आपकी आंख को ज्यादा देखना है तो दूर खड़े रह के देख पाएंगे कि पास, आप यहाँ पास पे रखेंगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी, तो एक लिमिटेशन हो जाएगी, वही चीज हो रही है कुदरती। दूर से देखो तो बहुत कुछ दिखेगा, और वो आपकी आंख में दिया हुआ है, वो कैमरा, लेंस और सब कुछ, उसमें कितने पिक्सल है यू कांट बिलीव इट, उसमें कितनी मेमोरी यू कांट बिलीव इट। तो वो दुनिया में से अनुभव लीजिए। और स्कूल में जब आ रहे हैं तो आप शिक्षण सिर्फ अभ्यासक्रम में जो ले रहे हैं वो एक लेवल तक आपको एक लेवल तक एक नौकरी, एक आपका जो प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, वो फिक्स करने में, आपके लाइफ का कैरियर बनाने में काम में आएगा। लेकिन जीवन का जो लेसन है वो आपको कहीं भी मिल सकता है, सुबह उठो से लेके रात को सो तक। दीदी ने कहा ना सुबह मेमोरी में, ब्लॉटिंग पेपर में, उसमें आप एब्जॉर्ब कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। सुबह उठते ही कई बार कई लोगों को होता है कि सुबह 4 बजे 5 बजे सबसे पहले, सबको पहले मैसेज मैं भेज दूं, उसकी जगह बाहर आओ, पक्षियों का चहचहाना सुनो, खुली हवा में आओ और वहां सांस लो थोड़ा, तो शायद कुछ भरोगे तो बाहर जाके दे पाओगे। आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज जैसा कि सबसे पहले मैं मैसेज भेज दूं, तो कहीं ऐसा होता है। तो ये हेतु है
ये कोई टेक्नोलॉजी का यूज, ठीक है, अभी उन्होंने व्हाइट बोर्ड का है क्या, जो बात कही वो सबके मन में होती है, लेकिन हम एक दूसरे से शेयर करने की जगह स्क्रीन टू स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो सभी जहां यहाँ बैठे हैं, हमारे ट्रस्टीगण भी हैं, मेहमान भी हैं, मेरे से बड़े छोटे सब, और बच्चे भी, विद्यार्थी भी हैं। तो आज आपको ये देखना है कि आपका डिग्री, आप IIT में चले जाएं, MD बन जाएं, बहुत अच्छे टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, डीन बन जाएं, शायद बिजनेस में टॉप पे बन जाएं, फ्यूचर के अंबानी बन जाएं आप, लेकिन आपको जीवन का शिक्षण जो है वो जिंदगी से मिलेगा, अभ्यासक्रम से नहीं मिलेगा। और वो ऐसे ऐसे एपिसोड्स होंगे, वो मिठाई जैसा होगा, वो रोज का रूटीन होगा, लेकिन वो आपके हेल्दी बनाएगा। और मिठाई कभी कभी ऐड हो जाएगी, रोज मिठाई नहीं खा सकते, लेकिन रूटीन का जो खुराक होता है, उसी तरह से रूटीन के शिक्षण में से ये बातें आप प्राप्त कीजिए। और हमेशा फोकस इस तरह का रखिए कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। दुनिया में खराब से खराब आपके साथ हो जाए तो भी मुश्किल है, मैं भी नहीं रह पाता हूँ, कहना बहुत मुश्किल है, तो भी शांत रह के उस परिस्थिति के सामना कीजिए। आपके घर में कोई आपका साथी खो गया है, कुछ हो गया है, तो भी फिर, क्योंकि आप उसके पीछे नहीं जा सकते, लेकिन उसकी जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए और डबल ताकत से काम कीजिए। सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। ओम शांति की तरफ से ये संस्था है, उनकी तरफ से कई बार आपके सेशंस होते हैं, हमारे स्कूल लेवल पे भी होते हैं। तो ये चीजें हम अपने मन में लेके चलें, और मन में, दिमाग में और आंखों में उसके पिक्सल्स, कैमरा, जीबी जो है अनलिमिटेड है। इसमें से बाहर आके व्यक्ति टू व्यक्ति हम अपना बातचीत करें, पड़ोसी के साथ है, अपने मित्रों के साथ है, क्लासमेट्स के साथ है, किसी, अरे झगड़ा करना है तो उसमें, वो भी उसके लिए भी मोबाइल के सामने सामने करो, पता चलेगा थोड़ा किस तरह से उसको टैकल करना है, वो सीखेगा। उसमें भी हम मोबाइल से एक दूसरे को वो कर रहे हैं, उसकी जगह सामने फेस टू फेस ज्यादा होगा, और उसमें से शायद रास्ता निकलेगा। सो ये एक बहुत अच्छे सेशन का मौका मिला, और इसके लिए हम आप सभी के, और संस्था ने भी ये आयोजन हमारे लिए किया। जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, कहीं लग रहा होगा हमें जबरदस्ती बिठाया है, लेकिन अपने आप को नसीबदार मानिए, क्योंकि बारिश होने से पहले हम छाता लेके निकल जाते हैं, तो बारिश का मजा लेना रह जाता है। आपको ये बारिश आज मिली है। धन्यवाद सभी के लिए। ओम शांति। उषा दीदी ने नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की शुरुआत મહેસાણા में 1973 में थी। आ वर्षे એને 50 वर्ष पूरा થાય છે। सुवर्ण जयंती वर्ष संस्था उजवी रही है, અને એના ઉપક્રમે છેલ્લા એક વીકથી એમના આવા આધ્યાત્મિક એટલે કે સ્પિરિચ્યુઅલિટી બેઝડ કાર્યક્રમો મહેસાણાની જનતા અને મહેસાણા શહેરની આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વસતી જનતાના આત્મકલ્યાણ માટે થઈ રહ્યા છે। શ્રીમદ ભાગવત ગીતા કે જેમાં दुनियाना तमाम प्रश्नों जवाब है ज, एना ऊपर विशेष व्याख्यानों अपाई रहा है। आज एनो अंतिम दिवस है। काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर है आदनपुर रोड पर, त्या रात्रे 8 वागे कायम माटे आ प्रवचन अपाय है। आज एनी पूर्णाहुति है। आप सौ मांथी जेने पण रस होय एने अचूक जवा जेवुं होय छे। मननीय प्रवचनों होय छे अने बहु सरल सुलभ समझाय एवी शैली में ये वातो त्याने सांभळवा मळशे। आज उषा दीदीए आपणे बहु ज सरल शैली में सरस केटलीक मजानी वातो कही। दरेक मानवीए पोताना जीवन में थोड़ुंक आध्यात्मिक ज्ञान मेळववानी जरूर होय, थोड़ाक स्पिरिच्युअल बनवानी जरूर होय छे। અને આપણે નસીબદાર છીએ કે આપણે ભારતમાં જન્મ્યા છીએ, ઋષિ પરંપરાના દેશમાં જન્મ્યા છીએ, અને આપણે ત્યાં પરંપરાથી આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ઉપર ભાર મૂકવાનું ચાલ્યા કરે છે। અને આપણને આપણા સૌમાં આપણા માતા પિતાએ થોડા ઘણા સંસ્કાર તો આપણને બાળપણથી આપ્યા જ છે, પરંતુ દીદી બહુ સ્પષ્ટ કહ્યું કે જીવન આખું પરિવર્તનશીલ છે, વિશ્વ આખું પરિવર્તિત થઈ રહ્યું છે। અને એટલે જે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં હતું, અમેરિકા અને યુરોપના દેશોમાં, એ ધીરે ધીરે ભારતમાં આવવા માંડ્યું છે।
અને દુનિયાનો એક બહુ નિયમ છે કે જે ખરાબ વસ્તુઓ હોય એ સારી વસ્તુઓ પર જલ્દી હાવી થઈ જાય છે, જલ્દી ભારે થઈ જાય છે અને એને એના પર જલ્દી અસર કરતી હોય છે. પણ થોડાક હકારાત્મક વિચારો જો બાળપણથી જ કેળવવામાં આવે તો આપણે સૌ એમની સાથે સંમત થઈશું કે એ કેળવી શકાય છે. એના માટે થોડો પ્રયત્ન કરવો પડે, થોડી કોશિશ કરવી પડે, પણ સારા વિચારો, સારા આધ્યાત્મિક વિચારો, હકારાત્મક વિચારો, જીવન પ્રત્યેનો હકારાત્મક અભિગમ કેળવવો એ કંઈ બહુ અઘરી વાત નથી હોતી. પણ એમણે એ પણ કહ્યું કે ક્યાંક સ્ટ્રેસ આવે છે, ક્યાંક સ્પર્ધા આવે છે, કોમ્પિટિશન, અને ક્યાંક આજુબાજુના જે વાતાવરણની જે અસરો છે એ આવે છે, એને કારણે એ આપણને રોકી રાખે છે. એમાંથી બચવા માટેના પ્રયત્નો કરવા પડે ને એ માટે આ સંસ્થા પ્રયત્નશીલ છે. આ સંસ્થામાં જે કાર્યક્રમો રોજ સવારથી માંડીને સાંજ સુધી થાય છે એમાં ઉદ્દેશવાળું થાય તો 100% મનમાં થોડી શાંતિ મળશે. અને એમનો એક મંત્ર છે, બધા ભેગા થાય એને ઓમ શાંતિ જ કહેતા હોય છે. જીવનમાં એ જ મહત્વ છે કે શાંતિથી વિચારો. કદી પણ ક્રોધમાં કોઈ સારા નિર્ણયો થઈ શકતા હોતા નથી. એટલે ક્રોધથી દૂર રહેવામાં આવે તો ખોટું નથી, બહુ યોગ્ય છે. જો કે ઘણા બધા એમ પણ કહેતા હશે કે બધી વાતો કરવી સહેલી છે, એ તો જેના ઉપર આવી પડે અને ખબર પડે. એના પણ ઉદાહરણો દીદીએ બહુ સરસ આપ્યા કે બીજાને સલાહ આપણે આપવા જઈએ છીએ, પછી એ આપણને કહે આપણે એમ કહીએ છીએ કે તારી વાત જુદી છે, મારી જુદી છે, તને ખ્યાલ નહીં આવે. એટલે એ બહુ સ્વાભાવિક છે, પણ છતાંય એમાંથી આપણે કાઢવો જોઈએ. અને ખાસ કરીને બાળકો, વિદ્યાર્થીઓ જે નાના છે એમણે તો આ વાત અત્યારથી શીખવા જેવી છે. જોકે ઘણીવાર બાળપણમાંથી પસાર હું થયો છું, મને ખ્યાલ છે કે ઘણીવાર મા બાપ પોતે કંઈક કરતા હોય જુદું અને આપણને કંઈક તારે આવું નહીં કરવાનું, તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે તમે તો આવું કરતા નથી. પણ આવો પ્રશ્ન નહીં કરવાનો. મા બાપને પકડી જવાબદારીઓ હોય છે, એમને ઘણા પ્રશ્નો હોય છે, ઘણા સ્ટ્રેસ હોય છે. એટલે કદાચ કોઈક વાર મા બાપ ગુસ્સો કરી નાખે તો આપણે સામે નહીં કરવાનો. એ શીખવા જેવી બાબત નથી, કારણ કે એમના માટે ઘણી જવાબદારીઓ હોય છે અને આપણા માટે માત્ર અભ્યાસની જ જવાબદારી છે. અને એમાં એ જ પરિપૂર્ણ થાય એ માટેનું લક્ષ્ય આપણે રાખવું જોઈએ. એટલે મા બાપ કદાચ ગુસ્સો કરે તો અપનાવી અને હકારાત્મક વાત લેવાની અને એને યોગ્ય રિસ્પોન્સ આપવાનો. તમે બેસવા માટે તાળીઓ પાડતા હો તો ના પાડશો, હું તૈયારી કરી દઉં બેસવાની. આ પણ એક હકારાત્મક અભિગમ નથી, સમજાય છે? તાળીઓ પાડી માત્ર એક જ વાત કે મોટાઓ કે એ હંમેશા કોઈ દિવસ કામમાં આવતું જ હોય છે, એ ક્યારે પણ નકામું થતું નથી. એ વાત મનમાં રાખશો. પરમ પૂજ્ય ઉષા દીદીનો આપણી સંસ્થા વતી, સમગ્ર સ્ટાફ મિત્રો વતી, તમારા સૌ વતી હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આપણને ખૂબ ખૂબ આભાર.